हेलो गाइज, वेलकम बैक टू के चैनल। सो दोस्तों, आज के वीडियो में क्षारक के बारे में चर्चा की जाएगी कि क्षारक क्या होते हैं, क्षारक जो होते हैं, क्षार और क्षारक वे क्या होते हैं, और क्षारकों के प्रकार के बारे में चर्चा की जाएगी, क्षारक कितने प्रकार के होते हैं, और क्षारकों के भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में चर्चा की जाएगी। इससे पहले मैंने आप लोगों के लिए अम्ल क्या होते हैं और अम्ल के जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनका वीडियो मैंने डाल दिया इसके पहले वाले वीडियो में, तो आप लोग उससे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में उसको दे दूंगा, वहाँ से आप जाकर उसको देख लें। उसके बाद आप इसे देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे क्षार के बारे में। क्षार और क्षारक क्या होते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर क्षारक के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्षारक क्या होते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2 है अम्ल क्षार तथा लवण। तो ये मेरा अम्ल क्षार तथा लवण का ये दूसरा लेक्चर है। इसके पहले मैंने एक लेक्चर डाल दिया है जिसे आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी जाकर मिल जाएगा आपको, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी आपको प्राप्त हो जाएगा, तो आप कहीं से भी उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में क्षारक के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्षारक क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद द नोट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूं, तो आप लोगों को यहाँ से मालूम हो गया होगा कि मैंने कितनी मेहनत से आप लोगों के लिए नोट से बनाया है। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अगर समझ में आए आपको तो, और अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। तो हम यहाँ पर अब क्षारक के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि क्षारक क्या होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसकी डेफिनेशन क्षारक की लिखी गई है कि वे पदार्थ जिनका स्वाद तीक्ष्ण अथवा कड़वा होता है, मतलब कि क्षारक वे पदार्थ होते हैं जिनका स्वाद तीक्ष्ण अथवा कड़वा होता है तथा जो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। अम्ल जो होते हैं वे नीले लिटमस पेपर को लाल करते हैं और क्षार जो होते हैं वे लाल लिटमस पेपर को नीला करते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिएगा। जैसे उदाहरण हम लेंगे साबुन जो है वो हमारा एक क्षारक है, मतलब जितने भी चिकने पदार्थ होंगे वे सभी हमारे क्षारक कहलाएंगे, और उनका चिकने के साथ साथ उनका स्वाद भी हमारा तीक्ष्ण अथवा कड़वा होना चाहिए। तो अगर आप साबुन को चखेंगे तो साबुन का स्वाद जो होता है वो बहुत ही तीक्ष्ण होता है और वो चिकना भी होता है। तो जितने भी चिकने और तीक्ष्ण पदार्थ हैं वे सभी क्षारक के अंतर्गत आ जाएंगे। अब हम अगर क्षारक की आधुनिक परिभाषा की बात करें या अर्हेनिया सिद्धांत के अनुसार क्षारक क्या होते हैं उसकी बात करें, तो यहाँ पर आप लोग उसका भी देख सकते हैं, परिभाषा लिखी गई है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि वे रासायनिक पदार्थ, अर्हेनिया सिद्धांत के अनुसार मैं आप लोगों को परिभाषा बता रहा हूँ कि वे रासायनिक पदार्थ जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयन के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन, मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन का होता है OH- आयन, ऋणावेशित आयनों के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, क्षारक या भस्म कहलाते हैं। इसी को हम भस्म भी कहते हैं, क्षारक को ही भस्म हम कह देते हैं। तो यहाँ पर आप इसको लिख लीजिए कहीं पर। अर्हेनिया सिद्धांत के अनुसार क्षारक वे पदार्थ होते हैं, क्षारक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो आयनन के पश्चात जल में वियोजित होकर ऋणावेशित आयन के रूप में केवल हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, इसके अतिरिक्त कोई अन्य ऋणायन नहीं देते, क्षारक या भस्म कहलाते हैं। इसको इस प्रकार से भी आप परिभाषित कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्षारक की इंग्लिश होती है बेसिस, और हम अगर क्षार की बात करें तो क्षार की इंग्लिश होती है एल्कली। तो एल्कल जो होते हैं, एल्कली, तो ये क्षार होते हैं और बेसिस को हम क्षारक कहते हैं। तो क्षार जो होते हैं वे जल में घुलनशील होते हैं, जो क्षार होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और जो ये क्षार होते हैं वो क्षारक से ही प्राप्त होते हैं, क्षार होते हैं जो क्षारक से ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि जो सभी क्षार होते हैं, जो सभी क्षार होते हैं वे क्षारक होते हैं, परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो क्षार होते हैं वे जब क्षारक से ही प्राप्त होंगे, तो जब क्षारक से प्राप्त होंगे तो वे बेसिकली क्षार होंगे। तो क्षार हैं चूँकि क्षारक से प्राप्त हो रहे हैं, तो सभी क्षार जो होंगे वे क्षारक होंगे, लेकिन सभी क्षारक ये नहीं बिल्कुल कन्फर्म है कि वो क्षार ही हों। तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि सभी क्षार क्षारक हो सकते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि क्षार वे पदार्थ होते हैं जो मतलब क्षारक से प्राप्त होते हैं। तो जब क्षारक में ही क्षार है तो इसका मतलब है कि जो क्षार होंगे वे क्षारक होंगे, लेकिन सभी क्षारक जो होंगे वो क्षार नहीं होंगे। इसका यही सीधा सा अर्थ है और कुछ नहीं है। ये आपको घुमाकर आपको भ्रमित करने के लिए यहाँ पर ऐसा लिख दिया गया है। आप लोग अपना अगर कॉमन सेंस लगाएंगे तो आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं आएगी। फिर हम अगर क्षारक के प्रकार के बारे में बात करें कि क्षारकों के कितने प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ
बेसिस। तो क्षारक के 2 प्रकार होते हैं, जैसे अम्ल के 2 प्रकार होते थे, प्रबल क्षारक, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल। इसी प्रकार क्षारक के प्रकार होते हैं प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक। और प्रबल अम्ल दुर्बल अम्ल में और प्रबल क्षारक और दुर्बल क्षारक में सिर्फ इतना अंतर है कि अगर प्रबल अम्ल की बात की जाए तो प्रबल अम्ल में वे अम्ल होते हैं जो जल में पूर्णतः वियोजित आयनित होकर हमें H+ आयन देते हैं, तो हमें प्रबल अम्ल कहलाएंगे। और प्रबल क्षारक की बात की जाए तो वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित वियोजित होकर OH- आयन देंगे, तो हमारे प्रबल क्षारक कहलाएंगे। इसका आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आपको बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रबल क्षारक का यहाँ पर लिखा गया है परिभाषा। स्ट्रॉन्ग बेसिस इसको इंग्लिश में कहते हैं कि वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन OH देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। प्रबल क्षार वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं, मतलब OH- आयन देते हैं, प्रबल क्षार कहलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं KOH है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। इसका आप लोग नाम लिख लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस विलयन है, इसको जब तोड़ेंगे तो एक K+ आयन में टूट जाएगा और OH- आयन में टूट जाएगा। तो ये OH- आयन जो है ये हमारा यहाँ पर दर्शाता है कि हमारा जो है वो क्षार है। और अगर हम यहीं पर हम बात करते हैं दुर्बल क्षार के बारे में, तो दुर्बल क्षार क्या होते हैं और क्षार के उदाहरण कुछ मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे यहाँ पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं वे सभी क्षार होते हैं। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्षारक अगर आ जाए कि उदाहरण क्षारक के बताइए तो आप किसी भी सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH का होल टॉइस लिख सकते हैं, आप AlOH का होल टॉइस आप लोग लिख सकते हैं, मतलब एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। और इसी तरह आप कोई भी हाइड्रोक्साइड का नाम लिख देंगे तो हमारे सभी क्षारक हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं दुर्बल क्षारक की। तो दुर्बल क्षारक वे क्षारक होते हैं, वे क्षारक जो जल में पूर्णतः आयनित या वियोजित नहीं होते, मतलब जो दुर्बल क्षारक होंगे वो जल में पूर्णतः घुल नहीं पाएंगे, तो वे ऐसे क्षारक हमारे दुर्बल क्षारक कहलाएंगे। जैसे उदाहरण हमारा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ये 2 क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में पूर्ण रूप से नहीं घुलते हैं, तो वे हमारे दुर्बल क्षारक कहलाएंगे। जैसे हम यहाँ पर देखें इसकी अभिक्रिया अगर कराएँ, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस विलयन है ये, इसको जब तोड़ेंगे मतलब इसका न्यूट्रलाइजेशन करेंगे तो हमें Al3+ आयन के रूप में प्राप्त हो जाएगा और 3 OH- आयन यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसी तरह देख सकते हैं इसका अभिक्रिया भी। तो यहाँ पर आशा करता हूँ आपको दुर्बल क्षारक समझ में आया होगा। फिर हम अगर क्षारक जो होते हैं तो क्षारकों की विलयन में प्रबलता का क्रम जो होता है उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है सबसे प्रबल क्षार होता है, तो इसलिए इसका प्रबलता का क्रम भी सबसे पहले आता है। उसके बाद हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है, मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से कम होता है ये जो अभिक्रिया के मामले में, मतलब जल से अभिक्रिया कितनी तीव्र गति से करेगा, तो जल से सबसे तीव्र अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड करता है, उससे कम सोडियम हाइड्रोक्साइड, उससे कम अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उससे कम बेरियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर करता है। तो इसको भी आप लोग कहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी कहीं पर आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम अगर क्षारक के भौतिक गुण के बारे में चर्चा करें कि क्षारक के भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज या बेसिस, तो यहाँ पर क्षारक जो होते हैं वह समस्त क्षारक जो जितने भी क्षारक होते हैं वे जल में विलय तथा स्वाद में तीखे और कड़वे होते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट है, जो क्षारक होंगे वो जल में विलय होंगे तथा तीखे और कड़वे होंगे स्वाद में, और लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षारक जितने भी होते हैं वे सभी लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। और क्षारक जो होते हैं, क्षारक स्पर्श करने पर हमें साबुन के समान चिकने होते हैं, मतलब जो हम उनको स्पर्श करेंगे तो साबुन के समान हमें चिकने लगेंगे। और क्षारक भी संक्षारक होते हैं, जो जितने भी क्षारक होते हैं उनकी भी प्रकृति संक्षारक होती है, मतलब कि लेकिन ये संक्षारक जो होते हैं वो अम्ल से थोड़ा सा कम संक्षारक होते हैं, मतलब ये प्रबल अम्ल की तुलना में कम होते हैं संक्षारक, लेकिन संक्षारक ये भी होते हैं। अब हम यहाँ पर क्षारकों के रासायनिक गुण के बारे में चर्चा करेंगे कि क्षारकों के रासायनिक गुण क्या हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज या बेसिस। तो यहाँ पर क्षारकों के कई रासायनिक गुण हैं। तो यहाँ पर पहला रासायनिक गुण है धातु से अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल। तो अब हम देखते हैं कि क्षारक जो होते हैं वो धातु से किस प्रकार अभिक्रिया करते हैं। तो अगर बात की जाए क्षारकों के रासायनिक गुण की, तो धातु के साथ अभिक्रिया यहाँ पर पहले उसकी अभिक्रिया है। तो जो प्रबल क्षारक होते हैं वे सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस में उत्पन्न करते हैं। तो
जो प्रबल क्षारक होते हैं वो सक्रिय धातुओं के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। यहाँ पर आप इसको लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। क्षारक होंगे वे धातु से अभिक्रिया यहाँ पर करेंगे, तो धातु से जब अभिक्रिया करेंगे तो हमें यहाँ पर साल्ट्स मिलेगा, मतलब कि लवण, और यहाँ पर हमें मिल जाएगा H2 हाइड्रोजन गैस यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगी। एक गैस फॉर्म है, तो यहाँ पर आप इसका शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। अब हम इसकी अगर अभिक्रिया के बारे में बात करें तो जैसे हमारा जिंक है, ये हमारा एक धातु है, जिंक एक धातु है। जिंक की अभिक्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे 2NaOH के एक्वस विलयन से जब हम इसको कराएंगे अभिक्रिया, जिंक हमारा जो था ये सॉलिड स्टेट में था हमारा, और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक्वस विलयन में है। तो इसकी अभिक्रिया जब हम इसे करा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर साल्ट्स, मतलब कि लवण प्राप्त होगा। तो लवण हमारा कब बनेगा, जब हमें Na2ZnO हमें प्राप्त होगा, तो हमारा लवण हो जाएगा। मतलब सोडियम जिंकेट जो है ये लवण होता है, सोडियम जिंकेट। तो हमारे Na2ZnO और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यहाँ पर मुक्त हो जाएगी। Na2ZnO, Na2 ये हो गया, Na2 और Zn, तो ये दोनों इकट्ठा हो गए, तो Na2Zn यहाँ पर लिख दिया गया और O लिख दिया गया, Na2ZnO। और यहाँ पर चूँकि 2 यहाँ पर लगा था, तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन भी यहाँ पर थे, तो यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन ऐसे हो जाएंगे। और हाइड्रोजन की बात की जाए तो यहाँ पर 2H था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन यहाँ पर हमारा निकल गया। तो मतलब ये जो हमारी समीकरण है बैलेंस है। और बैलेंस समीकरण संतुलित करने का वीडियो मैंने डाल दिया, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। अगर आपको नहीं पता है तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। और हम दूसरी अभिक्रिया के बारे में बात करें, एल्युमिनियम हमारा एक धातु होता है, एल्युमिनियम के अभिक्रिया हम जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराएंगे तो हम देखते हैं हमें क्या होता है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया हम करवा देंगे एल्युमिनियम की, तो हमें जल प्राप्त हो जाएगा, 2H2O लिक्विड स्टेट में होगा, जल प्राप्त होगा, मतलब इसमें जल भी हम जो घोलेंगे। एल्युमिनियम में हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते समय हमें जल भी लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभिक्रिया नहीं करेंगे, यहाँ पर जल घोल लेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 2NaOH, 2NaAlO, मतलब ये सोडियम मेटा एल्यूमिनेट है, इसको हम सोडियम मेटा एल्यूमिनेट भी कह सकते हैं। और फिर यहाँ पर हमें 3 मॉलिक्यूल H2 प्राप्त हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, इस तरह से अगर हमें आता है तो धातु से अभिक्रिया अगर आ जाएगी, क्षारकों के धातु से अभिक्रिया के बारे में बताइए, तो हम यहाँ पर पहला धातु से अभिक्रिया बता सकते हैं, फिर दूसरा हमारा है अधातु से अभिक्रिया, और फिर तीसरा हमारा है जल के साथ अभिक्रिया, और चौथा हमारा है अम्लों के साथ अभिक्रिया। तो ऐसे 4 इसके रासायनिक गुण होते हैं। चारों के बारे में एक कर 1 बाई 1 इसका हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा, आपसे विनम्र निवेदन है। तो हम चलते हैं दूसरे प्रॉपर्टीज़ की तरफ। थोड़ा सा यहाँ पर वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में क्षारक से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ देने की कोशिश की गई हैं, और सभी छोटे से छोटे पॉइंट भी डिस्कस किए गए हैं, जिससे आप लोगों को कहीं भी कोई भी दिक्कत ना पड़े। अगर हमारे पास कहीं से भी अगर क्वेश्चन आ जाए, तो हम कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए तो उसको हम हल कर सकते हैं चुटकियों में। फिर हमारा यहाँ पर जो क्षारकों के रासायनिक गुण है, तो यहाँ पर हमारा दूसरी प्रॉपर्टी होती है अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद नॉन मेटल अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया। तो जो है क्षारक होते हैं वह अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया करके हमें लवण और जल देते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं क्षारक जो होंगे वे अधातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करेंगे, अधातु ऑक्साइड से जब अभिक्रिया करेंगे तो ये हमें लवण और जल दे देंगे। तो यहाँ पर आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें, जैसे हमें अधात्विक ऑक्साइड होते हैं, जिनमें जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं वही हमारे अधात्विक ऑक्साइड कहलाते हैं। इसको आप लोग याद रखिएगा। तो जैसे हम अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 की, तो हमारा एक अधात्विक ऑक्साइड है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड की अभिक्रिया जब हम अधात्विक ऑक्साइड कोई होगा, मतलब ये तो अधात्विक ऑक्साइड होगी कार्बन डाइऑक्साइड। और हम क्षारक ले लें अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी हमारा एक क्षार है, तो इसकी जब हम क्या करा देंगे तो हमें लवण प्राप्त होगा। लवण कब हमें प्राप्त होगा, कैल्शियम कार्बोनेट एक लवण होता है, CaCO3 प्राप्त हो जाएगा, हमें CaCO3 प्राप्त हो जाएगा।
और हमें H2O जल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड था, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये था हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आप लोगों के लिए मैं अभी थोड़ा सा और, अगर एक महीने का एक से मतलब जितना जल्दी आप लोगों को हो सकेगा, मैं आप लोगों के लिए जो वो होता है सभी मॉडल पेपर जितने भी होते हैं बोर्ड परीक्षा में जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, मॉडल पेपर उसका ही निकलता है अनसॉल्व्ड पेपर, तो उसका भी मैं आप लोगों को सभी का हल करवाऊँगा, सभी सब्जेक्ट का आप लोगों के लिए मैं मॉडल पेपर जो होते हैं वो अनसॉल्व्ड पेपर उनका मैं पूरा हल करवा दूंगा। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको पाना है तो एग्ज़ाम देने से पहले आप लोगों का मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितने भी अनसॉल्व्ड पेपर में जितने क्वेश्चन आते हैं, जितने भी सेट होते हैं अनसॉल्व्ड पेपर के, सभी को मैं आप लोगों के साथ हल करवाऊंगा विद द नोट्स। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये ऑफ़र पाना है तो आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं ऐसा नहीं मिलने वाला है ऑफ़र जो मैं आप लोगों को देने जा रहा हूँ। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर अगर आपको पाना है। अगर हम यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट, ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट है और हमारा ये वाटर है। तो ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। फिर हम अगर तीसरे अभिक्रिया की बात करें तो अम्लों से अभिक्रिया करते हैं, जो क्षार होते हैं वे अम्लों से अभिक्रिया करके हम लोग उनके क्षारकों के प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। अगर हम बात करें तो उनकी तो अम्ल जो होंगे वे जो क्षार होंगे वे अम्ल से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। इस तरह आप लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम जैसे एक उदाहरण की बात करें तो जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा एक क्षार हो गया एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। उसकी अभिक्रिया जब हम ये हमारा एक क्षार है, उसकी अभिक्रिया हम अम्ल से करवाएंगे, मतलब H2SO4 से जब इसकी अभिक्रिया करवा देंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट का होल ट्वाइस, और हमें ये प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर H2O प्राप्त हो जाएगा। इसकी बैलेंसिंग करने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर जब हम 3 लिखेंगे तो हमारे 6 यहाँ पर ये हाइड्रोजन आ जाएगा और यहाँ पर और सब जो है हमारे ये सभी बैलेंस हैं। तो आप लोग देख सकते हैं अम्लों से अभिक्रिया करके, मतलब कि क्षारक जो होते हैं वो अम्लों से अभिक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। ये हमारा एल्युमिनियम सल्फेट जो है एक लवण है और H2O जल है, आप लोग देख सकते हैं। और जो ये क्षार होते हैं वे जल से अभिक्रिया करते हैं। तो क्षार जो होते हैं वो जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो जल से अभिक्रिया करने पर हमें क्या देते हैं, तो उन्हें आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि जो क्षार होते हैं वो जब जल से अभिक्रिया करते हैं तो जल में जब अभिक्रिया करते हैं तो जल में पूर्णतः आयनित होकर जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH- आयन हमें प्रदान करते हैं। तो इस तरह आप लोगों को मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसकी अभिक्रिया जब हम जल से करा देंगे H2O से तो ये जो अभिक्रिया होगी न्यूट्रलाइजेशन की अभिक्रिया होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी। तो इसमें जो होंगे वे मॉलिक्यूल वो प्लस और माइनस में टूट जाएंगे। तो यहाँ पर NH4 जो होगा ये प्लस में टूट जाएगा और यहाँ पर OH जो होगा वो माइनस में टूट जाएगा, विभक्त हो जाएगा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि जब क्षारकों की अभिक्रिया जल से कराई गई तो वे OH- आयन हमें प्रदान कर रहे हैं, यहाँ पर OH- आयन, इसको आप लोग देख सकते हैं। फिर हम एक टाइप इसका और होता है, 5वां टाइप होता है क्षारकों की केमिकल प्रॉपर्टीज़। हमारी एक 5वीं प्रॉपर्टीज़ भी होती है कि जो कुछ क्षारक जो होते हैं गर्म करने पर हमें क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाते हैं, क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाते हैं। जैसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो इन्हें जब हम गर्म करेंगे, इन्हें जब हम हीट करेंगे, यहाँ पर जब हम करेंगे HEAT हीट जब हम करेंगे तो हमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मतलब कि ये मैग्नीशियम जो है मैं आप लोगों को बता दूं कि जो पीरियाडिक टेबल में जो क्या कहते हैं यस ब्लॉक के जितने तत्व होते हैं, यस ब्लॉक के
फर्स्ट ग्रुप के जितने भी तत्व होते हैं ये सभी क्षारीय धातुएं होती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्नीशियम जो है ये क्षार भी है, क्षार धातु भी है, तो इसको हम क्षारीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं। जो कि यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा गया है तो इसको हम क्षारीय ऑक्साइड भी कह सकते हैं। तो क्षारीय ऑक्साइड व जल में विघटित हो जाएंगे, जल में H2O में यहाँ पर। तो कुछ धातुएँ ऐसी होती हैं, कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जिन्हें जब हम गर्म करते हैं तो वे क्षारक ऑक्साइड और जल में विभक्त हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं थोड़े से और कुछ क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे अम्ल तथा क्षार के बीच अपक्रिया होने पर हमें क्या प्राप्त होता है। जब हम अम्ल तथा क्षार की अपक्रिया कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा इस वीडियो को। और ये हमारा नेक्स्ट मतलब कि ये जो हम नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों को बता दे रहे हैं अम्ल तथा क्षार के बीच अपक्रिया, ये हमारी लास्ट पॉइंट भी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्ल तथा क्षार के बीच अपक्रिया रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेसेस। तो यहाँ पर कुल लिखा गया है अम्ल तथा क्षारकों के बीच निम्नलिखित अपक्रियाएँ होती हैं। पहली अपक्रिया होती है अम्ल तथा क्षारकों या धातु ऑक्साइडों से क्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं तथा लवण व जल का निर्माण करते हैं। तो जो अम्ल होते हैं मैं आप लोगों को शॉर्टकट में बता दूँ, ये तो बहुत ही यहाँ पर मैंने इसमें भी शॉर्ट में लिखा है, लेकिन इससे भी आपको शॉर्ट में मैं समझा दूँ यहाँ पर कि इसमें लिखा क्या गया है। तो इसमें कहा गया है कि जो अम्ल होते हैं वे क्षारकों से या धातु ऑक्साइडों से अपक्रिया करके उनके प्रभाव को नष्ट कर देते हैं। मतलब इनका जो प्रभाव होता है क्षारकता का प्रभाव वे नष्ट कर देते हैं जब अम्ल से अपक्रिया करते हैं और लवण और जल का निर्माण करते हैं अपक्रिया के बाद। तो लवण व जल बनने की इस अपक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया भी कह देते हैं। यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, हमारे पेपर में कभी कभी आता है, कभी कभी क्या हमेशा आता है, हर साल हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है कि उदासीनीकरण अपक्रिया क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसी को आप अगर लिख देंगे तो आपको अगर 2 नंबर का होगा तो आपको पूरा 2 नंबर मिल जाएगा। अगर 5 नंबर का होगा तो आपको ज़्यादा नहीं, 5 नंबर का पहली बात आएगा ही नहीं, या तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा या फिर आपको अति लघु उत्तरीय में देगा 2 नंबर के क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कह देगा कि उदासीनीकरण अपक्रिया हमें समझाइए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब अम्ल जो होते हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि जब अम्ल होते हैं जब जल से अपक्रिया करते हैं तो लवण व जल का निर्माण करते हैं। जो अम्ल जब होते हैं वो क्षार से अपक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं। तो लवण व जल बनने की इस क्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया कह देते हैं। जो हमारा HCl है ये हमारा हो गया एक अम्ल, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक यहाँ पर आप लोग लिख लें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा एक बेस है, मतलब क्षार है। तो जब अम्ल जब क्षार के साथ अपक्रिया करने पर हमें लवण और जल का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम उदासीनीकरण अपक्रिया भी कह सकते हैं। तो हमारे सोडियम क्लोराइड है और H2O जल यहाँ पर प्राप्त हमें हो गया है। तो आप लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो गए हमारे क्षार। तो अब हम इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लवण के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसके पहले वीडियो में मैंने अम्ल के बारे में चर्चा की थी, इस वीडियो में मैंने क्षार के बारे में चर्चा की है, और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लवण के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग उस वीडियो को भी देखिएगा। और अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर रिसेंटली वीडियो आप तक पहुँचते रहे सबसे पहले, क्योंकि मैं लाने वाला हूँ आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर। तो इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विजिट अगेन इन दिस चैनल।